So hello everyone, welcome to my YouTube channel TGT Mathematics. Hope you all are very fine. तो देखो हमने KVS का पैडागोजी शुरू किया हुआ है और अपने उसमें यूनिट 5 पूरी कंप्लीट कर ली है। और जिसने अब तक वो वीडियो नहीं देखी आप लोग वो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं चैनल पे जाके, ठीक है। और आज हम यूनिट 4 कंप्लीट करेंगे और आपकी ये जो वीडियो है जो आपका ये यूनिट है वो पूरा एक ही बार में ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना, बस आपको ये देखना है। तो जितना भी ज़रूरी कंटेंट है, देखो मैंने इसमें सब कुछ नहीं है, सब कुछ इन द सेंस जो आप खुद से बता सकते हो। कि जैसे मैं अगर आपसे पूछूं कि लीडर की क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, क्योंकि हमारा जो यूनिट 4 है किसके बारे में है, स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड लीडरशिप के बारे में है। तो इसमें हमें अगर मैं आपसे पूछूं कि लीडरशिप की क्वालिटीज़ क्या होनी चाहिए, आपको पता है कि उसकी गुड कम्युनिकेटिव स्किल्स होनी चाहिए, वो एक अच्छा मेंटोर होना चाहिए, वो दूसरों को मोटिवेट करने वाला होना चाहिए, टीम बिल्डर वाला होना चाहिए, उसके अंदर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। तो ये क्वालिटीज़ हैं। अगर आपको ऑप्शन एलिमिनेट करने के लिए आएगा तो मैं यहाँ पे चाहे कितना भी पढ़ा दूँ, वहाँ पे आप अपना सेंस ऑफ ह्यूमर ही यूज़ करोगे, राइट। तो इसमें जो ऐसी ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें हम सिर्फ वही डिस्कस करेंगे। देखो वो भी इंपॉर्टेंट होता है डिस्कस करना, लेकिन अब एंड के टाइम पे हम उसे मैराथन में तो डिस्कस नहीं कर सकते हैं। तो जो इंपॉर्टेंट है सिर्फ यहाँ पे बस वही डिस्कस होगा। और मैं आपको श्योरिटी देती हूँ कि 95% तक चीज़ें कवर हैं, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना, यहाँ से जाने के बाद प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चंस की, क्योंकि जैसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे तो वहाँ पे नए नए कॉन्सेप्ट दिखेंगे, आपके कॉन्सेप्ट रिवाइज होंगे। समझ गए आप लोग। तो चलिए शुरू करते हैं। एंड इफ़ यू लाइक दी वीडियो प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड प्लीज़ सब्सक्राइब दी चैनल एंड प्लीज़ इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल माई व्यूअर्स, प्लीज़ सब चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। देखो आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड लीडरशिप शुरू करेंगे, ठीक है। देखिए स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड लीडरशिप। अगर मैं सबसे पहले लीडरशिप की बात करूं तो लीडर आपके दिमाग में लीडर वर्ड से क्या आएगा कि एक ऐसा बंदा जो पूरी टीम को एक पाथ दिखा सके ताकि उस पाथ को सब फॉलो करे। तो जो लीडर होता है वो क्या करता है, पूरे ग्रुप को गाइड करता है। तो लीडर का काम क्या होता है, गाइड करना, ठीक है। लीडर इज अ रिफ्लेक्टिव, सबसे पहला टॉपिक है हमारे सिलेबस का, लीडर एज अ रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर, टीम बिल्डर, इनिशिएटर, कोच एंड मेंटोर। तो लीडर की इन सबकी भूमिकाएं बताई हुई हैं, ठीक है। देखो व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ लीडरशिप। मैंने सिर्फ और सिर्फ ये देखो 3 पॉइंट्स ही लिखे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ 3 पॉइंट्स ही हैं, ये पॉइंट्स तो बहुत सारे हैं, जो मुझे ज़रूरी लगे मैंने सिर्फ वो ही लिखे हैं, ठीक है। इनिशिएटिंग एक्शन, मतलब इनिशिएटिव किसी चीज़ को स्टार्ट कर सके, प्रोवाइड मोटिवेशन प्रोवाइड कर सके, इंड्यूस चेंज, अगर कोई भी चेंज होता है तो उसे एक्सेप्ट कर सके और उन चीज़ों को अपने अकॉर्डिंग बना सके, ठीक है। तो ये तो कुछ ऐसे इंपॉर्टेंस है जो मतलब जो मुझे ज़रूरी लगे, जो बाकी के आप लोग खुद कर सकते हो वो यहाँ पे नहीं लिखे। सिर्फ इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है, लीडरशिप की बहुत सारी इंपॉर्टेंस है, ठीक है। फीचर्स क्या है, इंटरपर्सनल प्रोसेस, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस और ग्रुप प्रोसेस। इंटरपर्सनल प्रोसेस क्या है कि वो सबको एक जैसे ग्रुप है ना, कि वो अकेला काम थोड़े ना करेगा। एक कोई काम होता है, लीडर होता है, किसका लीडर होता है, पूरी टीम का लीडर होता है। तो पूरी सबको साथ में लेके चलेगा बेसिकली। और जो लीडरशिप होती है, मतलब अगर आपको किसी आपने यहाँ से शुरू किया और आपको यहाँ तक इस गोल तक जाना है, ठीक है, आप ये सारे यहाँ पे लोग हो, तो यहाँ से यहाँ तक जाने में आपको हेल्प कौन करेगा, लीडर भी करेगी और टीम भी करेगी। तो ये दोनों कैसे चलते हैं, साथ में चलते हैं, ठीक है। क्वालिटी, गुड लीडर की क्वालिटीज क्या है, इंटीग्रिटी, सोशल स्किल्स होनी चाहिए और डिसिसिवनेस होना चाहिए। इंटीग्रिटी का मतलब तो आप लोगों को पता है क्या होता है। इंटीग्रिटी का मतलब कि वो किसी भी तरीके का भेदभाव ना करे, सब लोगों को एक साथ लेके चले। सोशल स्किल्स, वो लीडर ही क्या जो जिसके अंदर सोशल स्किल्स ना हो, लोगों के साथ कम्युनिकेट ना कर पाए, लोगों के साथ अच्छे से बोल चल उठ ना पाए, ठीक है। यही होती है सोशल स्किल्स, ठीक है। समझ गए आप लोग, एक सेकेंड, चलिए देखिए आगे। ठीक है, इंटीग्रेट और डिसीजिवनेस क्या होता है। डिसीजिवनेस का मतलब होता है कि ना वो किसी फाइनल डिसीजन को ले सके, ये नहीं कि खुद ही कंफ्यूज रहे। ये होती है क्वालिटीज किसकी, गुड लीडर की। समझ गए, चलो।
लीडरशिप के स्टाइल्स इंपॉर्टेंट हैं। तो ये तो जैसे क्वालिटी, देखो बीच में ना बहुत सारी चीज़ें हैं कि करेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं गुड लीडर की, एंड ऑल एंड ऑल एंड ऑल। तो वो सब चीज़ें मुझे इंपॉर्टेंट नहीं लगी ये मैराथन में डालने के लिए, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपका जो चीज़ काम आएगी, क्या काम आएगा, सेंस ऑफ ह्यूमर काम आएगा। बस एक चीज़ ध्यान रखना, क्या लीडर जो होता है वो क्या करता है, मोटिवेशन देता है। ठीक है, लीडर का काम क्या होता है, सपोज करो अगर आप कुछ करना चाहते हो लेकिन आप में हिम्मत नहीं बन रही है, आपके अंदर पोटेंशियल भी है, आपके अंदर सब कुछ है, तो लीडर आपके अंदर की काबिलियत को बाहर लाने की क्षमता रखता है। कैसे, आप वो अच्छी उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए, वो आपको सबको अच्छे तरीके से गाइड कर सके। एक होता है ना कि गुड लीडर बिल्ड्स अ गुड टीम। ठीक है, जब तक लीडर ही अच्छा नहीं होगा तब तक टीम क्या अच्छी होगी। लीडर कैसा होना चाहिए, बहुत ही शार्प होना चाहिए। शार्प इन द सेंस कि अपने डिसीजंस क्विक ले सके। अगर अपने वो डिसीजंस अपने एम्प्लॉयज़ के सामने, अपनी टीम के सामने क्विक नहीं लेगा, ढंग से नहीं लेगा, खुद ही वो रहेगा, हेसिटेट रहेगा, तो टीम कैसे चलेगी। तो लीडर एक स्ट्रांग होना चाहिए, समझ गए। तो लीडर क्या करता है, मोटिवेशन, मतलब तुम ये कर सकते हो। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि सब कर सकते हैं, कि वे कोई बहुत बड़ी ऐसे तीर नहीं कर सकते, हम और आप जैसे ही तो निकालते हैं। तो जो ये आप लोगों को प्रोत्साहित कर रहा है, ठीक है, आप लोगों को मोटिवेट कर रहा है, तो वही काम किसका होता है, देखो एक तरीके से लीडर का होता है। टीचर भी एक लीडर होता है क्लास में, क्यों, क्योंकि उसने पूरी क्लास को वो मोटिवेट कर रहा है, पूरी क्लास उसे अपनी चलानी है। तो टीचर भी एक लीडर की तरह काम करता है क्लास में, समझ गए। इसलिए ये आपका चैप्टर बुक में है। चलो लीडरशिप स्टाइल्स के बारे में पढ़ेंगे। डेमोक्रेटिक लीडरशिप, देखो नाम से ही पता चल रहा है, सबसे पहले डेमोक्रेटिक लीडरशिप। डेमोक्रेटिक लीडरशिप क्या होती है कि भाई सपोज करो कोई ना, क्लास की बात लेते हैं, ठीक है, क्लास में टीचर ने कोई सपोज करो प्रोजेक्ट बनवाना है, तो वहाँ पे टीचर क्या करेगी, सब बच्चों की सुनेगी, है ना, सब बच्चे वहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे बताने में। और अगर सब बच्चे पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, सपोज करो क्लास में किसी बच्चे को मॉनिटर बच्चे को चुनना है, तो क्या होगी, पूरी क्लास की हिस्सेदारी होगी, क्योंकि क्लास ही तो बताएगी ना कि मॉनिटर कौन बन सकता है अच्छा। तो ये होता है डेमोक्रेटिक लीडरशिप। तो इसमें टीम का ओपिनियन बहुत, और टीम का फीडबैक, जैसे क्लास के रूम की बात करी तो सारे बच्चों का ओपिनियन इसमें क्या करता है, मैटर करता है। डेमोक्रेटिक का मतलब तो समझ गए ना, जैसे हमारे इंडिया में क्या है, डेमोक्रेसी तो मतलब अपना लीडर हम खुद चुनते हैं, हम अपना नेता खुद चुनते हैं। और इसको क्या कहा जाता है, मोस्ट इफेक्टिव लीडरशिप भी बोलते हैं, क्योंकि भाई डेमोक्रेसी आप लोगों को अधिकार मिल रहा है। ये है ऑटोक्रेटिक लीडरशिप। बेसिकली एक तरीके से जैसे आपने वो नहीं पढ़े थे अथॉरिटेटिव पेरेंट्स, पेरेंटिंग स्टाइल्स में अथॉरिटेरियन पेरेंट्स, तो बिल्कुल कुछ इसी तरीके से होती है। जैसे ऑटोक्रेसी है कई जगह पे, चाइना वगैरह में बात करें, सऊदी अरब में, तो ऑथोरिटेरियन भी बोलते हैं हमें से, मतलब ये स्ट्रिक्ट लीडरशिप है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपका जो लीडर होगा आपको ऑर्डर देगा, और वो जो लीडर है आपको वो जो ऑर्डर है वो आपको क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, समझ गए। बिल्कुल डेमोक्रेटिक लीडरशिप का क्या होता है, अपोजिट होता है। क्यों, क्योंकि वहां पे आपको अधिकार है, इसमें आपको अधिकार नहीं है भाई बोलने का, जो उसने कह दिया। कई बार देखो ये अच्छी भी होती है, कई बार ये बुरी भी होती है, इसके अपने प्रॉस भी हैं, इसके अपने कॉन्स भी हैं। उसके बाद अगली बेटा डेलीगेटिव लीडरशिप। डेलीगेटिव लीडरशिप को क्या बोलते हैं, लेजिस फेयर लीडरशिप भी बोलते हैं। क्या, लेजिस फेयर लीडरशिप भी बोलते हैं। इस लेजिस फेयर का मतलब ही क्या होता है, लेट देम डू, इन्हें करने दो। मतलब ऐसा लीडर वो अपने वहाँ अपने जो उनके एम्प्लॉयज़ हैं, जो उनकी टीम मेंबर्स हैं, उनको क्या कर देगा, तुम करो, मतलब एक जैसे सपोज करो तुम यहाँ अब तक काम देना, तुम दे दो, वो उनको क्या कर देता है, फ्रीडम दे देता है। ठीक है, गिव ऑटोनोमी एंड फ्रीडम टू एम्प्लॉय। अगर उन्होंने ऐसा किया, सपोज करो उन्होंने जो उनके एम्प्लॉयज है, टीम लीडर्स है, उनको कह दिया कि भाई तुम करो, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होता है, इसका मतलब यहाँ पे ये है कि जो एम्प्लॉयज हैं वो स्किल हैं और उनको ऑलरेडी चीज़ों का पता है। ठीक है, अब भाई कोई बिल्कुल ही फ्रेशर होगा तो हम उन्हें तो नहीं कह सकते कि जाओ तुम करो, लेट देम डू, हम तुम जाओ भाई तुम करो, ऐसा हम नहीं बोलेंगे। तो जो ये वाली लीडरशिप है कहाँ चलती है, जहाँ पे टीम मेंबर्स क्या होते हैं, स्किल होते हैं, जिनको पता होता है। समझ गए, चलो आगे। एक
पैटर्नलिस्टिक लीडरशिप भी होती है, ठीक है। पैटर्नलिस्टिक लीडरशिप इसका मतलब क्या है, अगर मैं क्लासरूम की बात करूँ, जो टीचर है वो बच्चों को बिल्कुल अपने बच्चों की तरह ट्रीट करेगा, ठीक है। बिल्कुल वहाँ पे अपनी फैमिली या फिर वो जो लीडर होगा वो बिल्कुल एज ए पेरेंट काम करेगा वहाँ पे, बिल्कुल इतने अच्छे से गाइड करेगा। बस इसका इतना है। पैटर्नल का तो मतलब पता है ना, पिता के लिए वर्ड यूज होता है। चलो, एज अ फादर काम करेगा, ठीक है। मैनेजरियल लीडरशिप, ठीक है। सेट डेडलाइन ऑफ वर्क और टारगेट, इसमें क्या होता है, डेडलाइन डिसाइड कर देता है कौन, मैनेजर। जैसे मैनेजर्स एंड ऑल होते हैं कि भाई इस डेट तक तुम्हें काम किसी ना किसी तरीके से करके देना है। इसमें बस एक इसका वो है डिसएडवांटेज, क्या कि इसमें भाई सपोज करो इस डेडलाइन तक अगर कुछ उसे और उसमें एनहांस करना हो, जो इसकी जैसे सपोज करो ये उसकी स्लाइड है, अगर इसमें उसे और कुछ अच्छा करना हो तो वहाँ पे क्रिएटिविटी क्या हो जाती है, कहीं ना कहीं ढक जाती है इस वाली लीडरशिप में, ठीक है। विजनरी लीडरशिप की बात करें या फिर इसको हम क्या बोलते हैं, एफिलिएटिव लीडरशिप भी बोलते हैं। विजन, नाम से पता चल रहा है, हम पूछते हैं ना कि तुम्हारा विजन क्या है, तुम्हारे आगे के प्लान्स क्या है, तुमने फ्यूचर के बारे में क्या सोचा है। तो बस बेसिकली वो भी यही क्या है कि इस वाली लीडरशिप में जो लीडर होता है वो बहुत दूर तक की तैयारी करके चलता है, समझ गए। चलो आगे स्ट्रेटेजिक लीडरशिप की बात करते हैं। स्ट्रेटेजिक लीडरशिप में क्या होता है, एक सेकेंड, देखो स्ट्रेटेजिक लीडरशिप का मतलब क्या है, इट लीड्स कंपनीज मेन ऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेट्स इट्स ग्रोथ अपॉर्चुनिटी, इट एक्ट एज ब्रिज बिटवीन सीनियर टीम एंड एम्प्लॉय। स्ट्रेटेजिक, जैसे नाम से ही पता चल रहा है क्या, एक स्ट्रैटेजी बनाई जाती है। स्ट्रेटेजिक मतलब एक स्ट्रैटेजी बनाई जा रही है जो आपकी कंपनी है उसकी ग्रोथ के लिए। तो बेसिकली जो इसके अंदर जो लीडर होता है, लीडर के ऊपर भी तो टीम है, मतलब लीडर जैसे मैं क्लास में बात करूँ, ये आपकी टीचर है, मतलब ये टीचर है, ये मॉनिटर है और ये क्या है, स्टूडेंट है। मॉनिटर क्या काम करता है, स्टूडेंट और टीचर के बीच में एक तरीके से किसका काम कर रहा है, लीडर का काम कर रहा है। तो ये भी इसी तरीके से है, इट एक्ट एज ब्रिज बिटवीन सीनियर टीम एंड एम्प्लॉयज, ओके। अगला है पैसेटिंग लीडरशिप, सेट एम्बिशियस स्टैंडर्ड्स, एक स्टैंडर्ड्स तय कर दिए जाते हैं। जैसे हम कहते हैं ना कि तुम इस चीज़ के लिए इतना पैशनेट क्यों है, तो एक स्टैंडर्ड्स हर वर्ड अपने आप में ही बता रहा है, ठीक है। इसमें बेसिकली कौन होते हैं, परफेक्शनिस्ट्स होते हैं जो इस के अंदर होते हैं टीम, ठीक है। कैरिस्मेटिक लीडरशिप, ये आपको वर्ड ध्यान रखना है, कैरिस्मेटिक लीडरशिप में कई बार वर्ड हो जाता है यूज कैरिस्मेटिक। बेसिकली यहाँ पे कैरिस्मेटिक, अगर आप इस वर्ड को उठाओगे तो ये करिश्मा, अगर मैं हिंदी बोलूँ तो कैरिस्मेटिक। इसका मतलब क्या है कि कई लोग होते हैं ना, बहुत ही अच्छे स्पीकर होते हैं, वो अपनी बातों से तुम्हें इतना प्रभावित कर देते हैं कि हाँ ठीक है आज हमें करना है। वो ठीक है, वो एक दो दिन में या एक दो घंटे या फिर 10-12 घंटे बाद वो मोटिवेशन चली जाती है, लेकिन ये इतने अच्छे, इनको क्या कहते हैं, गुड स्पीकर, इनकी बेस्ट कम्युनिकेशन स्किल्स होती है और ये उसी से क्या कर देते हैं, इंस्पायर करते हैं। तो जहाँ पे इस तरीके की कैरिस्मेटिक लीडरशिप आ जाती है तो वहाँ पे जो टीम है वो भी काम करती है। क्यों? क्योंकि कई बार क्या होता है, लोगों में पोटेंशियल तो है लेकिन बस उसे बूस्टअप करने की ज़रूरत होती है। ये कुछ इस तरीके से है, ठीक है। नेक्स्ट देखो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप। व्हाट? ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप, लीडर्स आर विजनरी डेयरिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रांसफॉर्मेशनल। क्यों? क्योंकि आपके सिलेबस में भी है, पर्सपेक्टिव्स ऑफ लीडरशिप में ना ट्रांसफॉर्मेशनल है, आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव है और एक और है आपकी इंस्ट्रक्शनल है, शायद इंस्ट्रक्शनल है, हाँ। ट्रांसफॉर्मेशनल है, डिस्ट्रीब्यूटिव और इंस्ट्रक्शनल है। ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप देखो क्या होती है, बेसिकली ना जो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर्स होते हैं ये बहुत सारी लीडरशिप जो अभी आप पढ़ के आए हो स्टाइल्स, उसका कॉम्बिनेशन होते हैं और बहुत टफ होते हैं। इनमें ये बहुत दूर तक का देखते हैं, एकदम क्विक डिसीजन, लीडर वही होते हैं ना जो क्विक डिसीजन ले सके, डेयरिंग भी होते हैं। मतलब अगर आप लोगों को लाइफ में आगे बढ़ना है, डिसीजन तो लेने पड़ेंगे, खुद पे चांस तो लेना पड़ेगा। तो इसी तरीके से ये लीडर्स होते हैं और थॉटफुल होते हैं। इट एम्स एट ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या है, चीज़ों को ट्रांसफर, अगर मैं ट्रांसफॉर्म की बात करूँ तो
जैसे सपोज करो यहाँ पे काम कर रहे हैं, लेकिन हमें कुछ टाइम बाद के बाद पता चल रहा है कि भाई इससे तो काम बदल नहीं रहा है, तो वो जो कैपेबिलिटी जो वो पूरा था उसको ही चेंज कर देंगे, गोल को क्या करने के लिए, पाने के लिए। समझ गए? इट एम्स एट ट्रांसफॉर्मिंग एंड इम्प्रूविंग फंक्शन, जो ये फंक्शन जो कैपेबिलिटीज है इसके ऊपर ही क्या करते हैं, इस तरीके के लीडर जोड़ देते हैं। बर्न्स है, अकॉर्डिंग टू बर्न्स उन्होंने क्या कहा है, ये जो आपकी ट्रांसफॉर्मेशन लीडरशिप इज द लीडरशिप व्हेन, एक बार मैं चेक करती हूँ, when interact, हाँ ठीक है, when interact with followers in way that enhance their creativity and motivation in the organization। इसका मतलब क्या है, जो ये अकॉर्डिंग टू बर्न्स इन्होंने क्या कहा है कि ये वो लीडरशिप है जिसमें लीडर जो है अपने वो जो उनके साथी हैं, जो उनके एम्प्लॉयज है, जो उनकी टीम है, उनके साथ क्या करता है, इंटरैक्ट करता है। क्यों करता है? ताकि वो उन्हें बूस्टअप कर सके, वो जो उनको गोल्स उन्होंने सेट कर रखे हैं उनको जो अचीव करने हैं उसके लिए उन्हें क्या करता रहता है, मोटिवेट करता रहता है। ठीक है, इंटरेक्ट विद फॉलोअर्स दैट एनहांस, जो उनकी क्रिएटिविटी को क्या करता है, बढ़ाता है, उनके मोटिवेशन को बढ़ाता है। और ये कॉम्बिनेशन है बहुत सारी लीडरशिप का, मैंने अभी ऊपर बताया भी आपको कि विजनरी भी होता है, कैरिस्मेटिक भी कह सकते हैं हम इसे। ठीक है, और ये इतना ईजी नहीं है ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप आना। ठीक है, एक ये लीडरशिप और पढ़ो, ट्रांजैक्शनल लीडरशिप। कौन सी? ट्रांजैक्शनल लीडरशिप। बेसिकली ये जो लीडरशिप होती है रिवॉर्ड्स पे बेस होती है, बस यहाँ पे ना रिवॉर्ड वर्ड ध्यान रखो, ट्रांजैक्शन रिवॉर्ड या फिर पनिशमेंट। ये ऐसी लीडरशिप है जहाँ पे आपको पेनल्टी भी मिल सकती है अगर आपने कुछ गलती करी, अगर आपने कुछ अच्छा किया तो आपको क्या मिल सकता है, आपको रिवॉर्ड भी मिल सकता है। समझ गए? चलो, अगर किसी को भी कोई डाउट आता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, और अगर आप लोगों को वीडियो जैसी भी अच्छी लग रही है, बुरी लग रही है, तो आप लोग वो रिव्यूज़ भी दीजिए। अगर कुछ और कुछ परफेक्शन करनी है तो आप लोग वो भी बताइए कमेंट सेक्शन में। और अगर आप लोगों को वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए। चलो आगे देखते हैं। लेवल्स देखने लीडरशिप, जॉन मैक्सवेल के अकॉर्डिंग उन्होंने ये देखो 5 P's दिए हैं। ठीक है, लीडरशिप में के लेवल्स में उन्होंने क्या दिए हैं, 5 P दिए। कौन कौन से देखो, पोजीशन, परमिशन, प्रोडक्शन, पीपल डेवलपमेंट और पिनैकल। देखो बेसिकली पोजीशन क्या होता है कि लीडरशिप का सबसे फर्स्ट लेवल है कि भाई किसी को लीड, तो वो जो उनके नीचे टीम है ना, उनकी वो पोजीशन डिसाइड कर सके। क्यों? क्योंकि भाई एक लीडर का काम है ना, वो अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं उनसे वो उनको उनकी पोजीशन बता सके। अगर उसमें इतना भी नहीं होगा तो वो क्या लीडर बनेगा। ठीक है, फिर परमिशन का बेसिकली मतलब है कि जो उनके अंदर उनके नीचे टीम काम कर रही है वो उनसे मतलब सब उनकी बात सुने। ठीक है, पहला लेवल अगर क्रॉस करेगा फिर दूसरे लेवल पे आएंगे। ठीक है, प्रोडक्शन, जब ये दोनों लेवल कंप्लीट हो जाते हैं फिर हम किस पे आते हैं, प्रोडक्शन पे आते हैं। लीडर के बारे में बताया हुआ है। प्रोडक्शन का मतलब है जब उनके एम्प्लॉयज़ को उन पर ट्रस्ट हो जाएगा तो वो क्या करेंगे, इसकी बात को सुनने लगेंगे। फिर किस पे बात चलेगी आगे, प्रोडक्शन की। सपोज करो सेल्स एंड मार्केटिंग की बात हो रही है तो वहाँ पे प्रोडक्शन को क्या करना है, इंक्रीज करना है। तो वो कब इंक्रीज होंगी, जब ये दोनों, जब पूरी टीम उनकी बात को सुनेगी, मानेगी, तभी तो प्रोडक्शन होगी। ठीक है, अभी 4th लेवल आ गया पोजीशन, पीपल डेवलपमेंट। अब भाई सपोज करो प्रोडक्शन हो रही है तो वहाँ पे क्या हो रही है, डेवलपमेंट हो रही है। अब डेवलपमेंट हो रही है तो इस कंपनी में और लोग भी तो चाहिए होंगे, तो ये लीडरशिप का कौन सा आ गया। तो अब ये वो है लीडर का वो वाला लेवल है कि जब वो ग्रोथ कर रहा है किसकी, कंपनी की। पिनैकल, ये देखो सबसे टफ लेवल होता है। पिनैकल का मतलब है वो जो लीडर है वो हर चीज में बेस्ट है। पिनैकल मतलब लोग उसको फॉलो कर रहे हैं, लोग उसे अपना वो मान रहे हैं, गाइड मान रहे हैं। ठीक है, गुरु मान रहे हैं कि इन्होंने इतना अच्छा किया है, ये कंपनी को कहाँ से कहाँ ले गए। तो बेसिकली ये वो है। ठीक है, लोगों का उन पे बहुत ज़्यादा, उस लीडर पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है। तो ये लेवल्स क्या होते हैं, एक लीडर के होते हैं कि पोजीशन, परमिशन, प्रोडक्शन, पीपल डेवलपमेंट और पिनैकल। समझ गए? चलो, पर्सपेक्टिव्स,
ऑन स्कूल लीडरशिप। ये आपकी सेकंड टॉपिक शुरू हो गया है। तो फर्स्ट टॉपिक देखो हमारा यही था जो आपका यूनिट 4 के अंदर दिया हुआ है कि लीडर एज ए रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर, टीम बिल्डर, इनिशिएटर, कोच एंड मेंटोर। कैसे 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 आपने सारे देख लिए। लीडरशिप की आपने स्टाइल्स भी देख लिए, किस किस टाइप में होते हैं, ठीक है। आपने लेवल्स भी देख लिए, आपने थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंस भी देख ली, थोड़ी बहुत फीचर्स भी देख लिए, कैरेक्टरिस्टिक्स आप लोगों को मैंने बताई दी हैं। तो बाकी आप लोगों का दिमाग है भाई, ठीक है। इंस्ट्रक्शनल, डिस्ट्रीब्यूटिव और ट्रांसफॉर्मेशन। देखो ट्रांसफॉर्मेटिव अभी पढ़ के आए हो, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेटिव लीडरशिप अभी अभी जस्ट पढ़ी। देखो ट्रांसफॉर्मेटिव लीडरशिप क्या होता है। इफ आई एम आस्किंग यू, अभी क्या पूछा हमने, जो क्या हो, विजनरी भी हो, कैरिस्मेटिक भी हो, और आपका ये डेयरिंग भी हो, मतलब अपने डिसीजंस भी ले सके, ठीक है। तो वो होते हैं ट्रांसफॉर्मेटिव। इंस्ट्रक्शनल लीडरशिप देखो लिथवुड एंड ड्यूक है, ये 1990 उन्होंने ये बताया कि स्कूल लीडर का क्या रोल है इन इन एरियाज में। किसने? लिथवुड ने और ड्यूक ने। कहाँ कहाँ पे? इंस्ट्रक्शनल लीडरशिप में, डिस्ट्रीब्यूटिव लीडरशिप में और ट्रांसफॉर्मेटिव लीडरशिप में। इसलिए मैंने ऊपर आप लोगों को देखो ट्रांसफॉर्मेटिव काफ़ी अच्छे से समझाया था, ठीक है। चलो डिस्ट्रीब्यूटिव लीडरशिप पढ़ रहे हैं। सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूटिव लिखी हुई है। डिस्ट्रीब्यूटिव लीडरशिप का मतलब क्या है? देखो अगर मैं स्कूल की बात करूं, सबसे ऊपर स्कूल में कौन होता है? प्रिंसिपल होता है, ठीक है। प्रिंसिपल ने क्या किया? अपनी ड्यूटीज को टीचर्स के बीच में क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। प्रिंसिपल के नीचे वाइस प्रिंसिपल भी होता है, फिर वाइस प्रिंसिपल। तो यहाँ पे क्या होते हैं? बहुत सारे लीडर्स होते हैं, मल्टीपल लीडर्स होते हैं। तो जो लीडरशिप है वो किस में हो गई? एक ऑर्गेनाइजेशन में बटी हुई है कि प्रिंसिपल है सबसे पहले नंबर पे, फिर वाइस प्रिंसिपल है, फिर चेयरमैन वगैरह है, फिर उनके नीचे अंडर टीचर्स। तो इस तरीके से लीडरशिप क्या हो गई? डिस्ट्रीब्यूट हो गई। और ये स्कूल्स में बहुत इंपॉर्टेंट होती है भाई। सारे एक काम, इवन सिर्फ स्कूल्स में क्या, अगर हम अपनी गवर्नमेंट की बात करेंगे तो गवर्नमेंट में भी तो ऐसे होते हैं, जैसे पीएम होगा, प्रेसिडेंट होगा, प्रेसिडेंट के नीचे वाइस प्रेसिडेंट होगा, उनकी पूरी एक पार्लियामेंट होगी जहाँ पे अलग अलग लोग होंगे। तो इस तरीके से मैंने बस एक एग्जांपल देना चाहा है कि डिस्ट्रीब्यूटिव लीडरशिप क्या होती है। एक होती है बेटा पार्टिसिपेटिव लीडरशिप, इसमें नहीं दिया हुआ, बस समझा रही हूँ मैं। पार्टिसिपेटिव लीडरशिप क्या होती है? इट सजेस्ट दैट इनपुट ऑफ अदर्स शुड बी टेकन ऑल्सो बिकॉज असेंशियल नॉलेज इज हेल्ड बाय मैनी। पार्टिसिपेटिव लीडरशिप का मतलब क्या होता है? जैसे सपोज करो ये लीडर है, अगर ये सपोज करो कोई डिसीजन ले रहा है तो इसमें इसके सारे एम्प्लॉयज क्या करेंगे? पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। इसमें कहा है कि जो इनपुट है अदर, मतलब दूसरों के जो व्यूज हैं वो भी क्या करने चाहिए? लेने चाहिए, शुड बी टेकन। क्यों? क्योंकि असेंशियल नॉलेज, जरूरी थोड़ा है कि लीडरशिप, कई बार हमें दूसरों से भी तो बातें पता चलती हैं, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो दूसरे हमें बताते हैं। तो इसी को क्या कहते हैं? पार्टिसिपेटिव लीडरशिप। आई थिंक दिस इज अंडरस्टूड टू यू। इफ यू हैव एनी डाउट you can ask me in the comment section, and if you don't have any doubt please like it, share it and subscribe it, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव लीडरशिप समझ गए? डिस्ट्रीब्यूटिव और पार्टिसिपेटिव में क्या अंतर है? बेसिकली जो डिस्ट्रीब्यूटिव लीडरशिप है ये ओवरलैप करती है, मतलब किस किस से? कोलैबोरेशन और पार्टनरशिप लीडरशिप के कॉन्सेप्ट से। कोलैबोरेट का मतलब क्या है कि इसका आधा तू है, आधा तू है, आधा तू है। कोलैबोरेटिव लीडरशिप में मतलब इसका आधा, थोड़ा बहुत तू भाग संभाल ले, तो थोड़ा बहुत तू संभाल ले, थोड़ा बहुत तू संभाल ले। तो कोलैबोरेशन में भी यही हो गया। पार्टिसिपेटिव में क्या हो गया कि तू भी व्यूज दे, तू भी व्यूज दे, तू भी व्यूज दे। समझ गए? तो ये पार्टिसिपेटिव लीडरशिप, आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू। चलो अब इंस्ट्रक्शनल लीडरशिप देखो, स्कूल में ये लीडरशिप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? इट फोकस ऑन द डायरेक्शन ऑफ इन्फ्लुएंस रेदर देन इट्स नेचर। अब टीचर क्या करता है? टीचर बच्चों को इंस्ट्रक्शन देता है ना कि तुम ये करोगे, तुम आज होमवर्क कर, आज मैंने होमवर्क तुम्हें दिया तो तुम करके लेके आओगे। तो टीचर ने क्या किया? बच्चों को इंस्ट्रक्शन दिए। सपोज करो कोई चैप्टर समझा रही है टीचर, आप लोग टीचर बनने वाले हो, तो यहाँ पे आपकी कौन सी लीडरशिप की मैटर करेगी? इंस्ट्रक्शनल लीडरशिप, ठीक है। इट इज स्ट्रांगली कंसर्न विद टीचिंग एंड लर्निंग, ठीक है। जो अगर आपसे क्वेश्चन में आए कि इंस्ट्रक्शनल लीडरशिप किससे ज़्यादा वो है, तो टीचिंग एंड लर्निंग से सबसे ज़्यादा स्ट्रांगली इसका कनेक्शन है, कह सकते हैं, ठीक है।
बेसिकली हम इंस्ट्रक्शन लीडरशिप में क्या करते हैं, दूसरों को इन्फ्लुएंस करते हैं, दूसरों को समझाते हैं। तो ये किसको टारगेट करती है, स्कूल की एक्टिविटीज को, ठीक है, इट टारगेट्स स्कूल एक्टिविटीज, समझ गए। तो टीचिंग एंड लर्निंग में कौन सी, इंस्ट्रक्शनल, ठीक है। अगर सपोज करो आप गेम्स पीरियड में हो, आप पीटी टीचर हो, आपको बच्चों को गेम खिलाना है, तो क्या करोगे, पहले बच्चों को इंस्ट्रक्शंस दोगे ना। तो कुछ इसी तरीके से है, समझ गए या नहीं समझे, समझ गए होगे। पर्सपेक्टिव्स देखो, पर्सपेक्टिव ये पढ़ रहे हो ना कि क्या क्या, बस ये क्वालिटीज की तरह समझ लो। डेवलपिंग सेल्फ, खुद को, अगर एक लीडर है उसको क्या करना पड़ेगा, खुद को क्या करना पड़ेगा, डेवलप करना पड़ेगा टाइम टू टाइम। ट्रांसफॉर्मिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, चलो आगे देखो क्या कि डेवलपिंग सेल्फ, जो लीडर है वो खुद को भी क्या करेगा, खुद को भी भाई उसे डेवलप करना ही पड़ेगा। उसके बाद ट्रांसफॉर्मिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, ट्रांसफॉर्म के बारे में मैंने आपको समझा दिया। बिल्डिंग एंड लीडिंग टीम्स, जो लीडर है उसको क्या करनी चाहिए, टीम को लीड करना आना चाहिए, टीम को बिल्डअप करना आना चाहिए। लीडिंग इनोवेशंस, जो भी उनके आइडियाज़ हैं उनको भी उन्हें क्या करना चाहिए, लीड करना आना चाहिए। ये बेसिकली आपकी पर्सपेक्टिव्स हैं, ये 6 पर्सपेक्टिव ध्यान रखना। लीडिंग पार्टनरशिप्स एंड लीडिंग स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन, कि उनको जो लीडरशिप है उनकी एक तरीके से कह सकते हो क्वालिटीज़ है कि उनको ये सब चीज़ें क्या करनी चाहिए, आनी चाहिए, समझ गए। और आपने डिस्ट्रीब्यूटिव समझ लिया, और आपने जो इंस्ट्रक्टिव है वो भी समझ लिया, और ट्रांसफॉर्मेटिव भी समझ लिया, ठीक है। लीडरशिप की थ्योरीज है, ठीक है। अब लीडरशिप की कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरीज देखिए। सबसे पहले है आपकी कौन सी, ग्रेट मैन थ्योरी। ग्रेट मैन थ्योरी सबसे मोस्ट प्रिमिटिव थ्योरी मानी जाती है लीडरशिप की। बेसिकली ग्रेट मैन थ्योरी क्या कहती है, ग्रेट मैन थ्योरी कहती है कि बात ऐसी है, जो ग्रेट लीडर्स होते हैं ना वो नेचुरल क्वालिटीज़ के साथ ही पैदा होते हैं। जो उनके अंदर क्वालिटीज़ है ना वो जन्म से ही है, उनको सिखाने की ज़रूरत नहीं है। बेसिकली ग्रेट मैन, तो नाम है ना ग्रेट मैन, महान व्यक्ति, बचपन से क्या होते हैं, पैदा होकर आते हैं, उनको सिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। डिज़ाइन टू लीड, वो पैदा ही लीड करने के लिए हुए हैं, पैदा ही एज अ लीडर बनने के लिए ही उनका जन्म हुआ है, ठीक है। दे डोंट नीड टू बी ट्रेन। सेकेंड थ्योरी, कॉन्टीजेंसी थ्योरी। कॉन्टीजेंसी थ्योरी का मतलब क्या होता है, इसमें ये वाली थ्योरी मानती है कि सिर्फ आपकी एबिलिटीज़, मतलब वो जो बंदा है ठीक है उसमें एबिलिटी है वो लीडर बनने की, लेकिन सिर्फ वही इम्पॉर्टेंट नहीं है। और क्या इम्पॉर्टेंट है, एनवायरनमेंट भी इम्पॉर्टेंट है। वो कंपनी मतलब एनवायरनमेंट के अंदर सब आ जाता है। एनवायरनमेंट क्या है, कोई कंपनी भी आ जाएगी, कल्चर भी आ जाएगा, वहाँ के एम्प्लॉयज़ भी आ जाएंगे, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर भी आ जाएगा, तो सारी रिसोर्सेज भी आ जाएंगे। ये सब चीज़ें भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और एनवायरनमेंट के कॉन्सेप्ट को और कौन मानते थे, बिहेवियरिस्ट भी मानते थे, तो इसको इसलिए बिहेवियरल थ्योरी भी कहा गया है। ओके, आई थिंक समझ गए होंगे। चलो आगे देखो, उसके बाद है ट्रांजैक्शनल थ्योरी। विच थ्योरी, ट्रांजैक्शनल थ्योरी। ट्रांजैक्शनल थ्योरी क्या कहती है, देखो ट्रांजैक्शनल ऊपर लीडरशिप पढ़ के आए हो, जो किस पे बिलीव करते हैं, रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट्स पे मतलब उसको किस पे, रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट्स के ऊपर बिलीव करते हैं, उस पर विश्वास करते हैं। ये अब भाई मोटिवेट करते हैं, ये अपने फॉलोअर्स को डायरेक्ट उनको दिशा दिखाते हैं। फोकस ऑन सुपरविजन, मतलब किस पे, उनकी जो उनके एम्प्लॉयज़ हैं उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर उनका बहुत फोकस रहता है, और परफॉर्मेंस के लिए वो रिवॉर्ड्स और पनिशमेंट का यूज़ करते हैं उनको एज अ मतलब मोटिवेट करने के लिए। और बहुत ही इंटीग्रल पार्ट है किसका, फुल रेंज लीडरशिप मॉडल का। तो ठीक है भाई, देखो रिवॉर्ड्स हम उन्हें देंगे तो कहीं ना कहीं लोग प्रभावित तो होते ही हैं, मोटिवेट तो होते ही हैं। हाँ ठीक है, रिवॉर्ड इज़ एन एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। मोटिवेशन दो तरीके की होती है ना, एक होती है इंट्रिंसिक, एक होती है एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक कौन सी होती है, जो आपके अंदर से आए। एक्सट्रिंसिक जो बाहर से आए, ठीक है, हमें रिवॉर्ड मिलेगा, हमारा प्रमोशन होगा, हमारा ये होगा या हमारा वो होगा, हमारा नीचे नाम लिखा जाएगा। दीज ऑल आर एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, ठीक है। उसके बाद देखो ट्रांसफॉर्मेशनल थ्योरी है। ट्रांसफॉर्मेशनल थ्योरी, ट्रांसफॉर्मेशनल के ऊपर पढ़ के आए हो कि ऐसे लीडर्स जो बहुत
अलग अलग लीडरशिप की क्वालिटीज़ होती है उनमें। और क्या होता है ट्रांसफॉर्मेशनल, अगर कोई भी जैसे सपोज करो नीड पड़ गई चेंज करने की, तो क्या करेंगे, चीज़ों को बिल्कुल बदल देंगे, नहीं सिरे से सोचेंगे। ये 4 आईज भी कहते हैं, ठीक है, 4 आई क्या क्या है, 4 आई, आइडियलाइज्ड इन्फ्लुएंस, इंस्पिरेशनल मोटिवेशन, इंटेलेक्चुअल स्टिम्युलेशन और इंडिविजुअल कॉन्सिडरेशन। आइडियलाइज मतलब दूसरों को इन्फ्लुएंस बहुत अच्छे से करते हैं, इंस्पायर करते हैं, इंटेलेक्चुअल अच्छी खासी उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटीज, उनकी कॉग्निटिव स्किल्स बहुत अच्छी होती है, इंडिविजुअल कॉन्सिडरेशन और लोगों को परखने की उनमें क्या होती है, समझ होती है। लीडर्स में ये क्वालिटीज होनी चाहिए एक तरीके से। ये सारे 4 आई इसलिए कहा गया ट्रांसफॉर्मेशनल थ्योरी में, ठीक है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगली थ्योरी है ट्रेट थ्योरी। ये जो ट्रेट थ्योरी है ना, वो जो आप ऊपर पढ़ के आए हो ना, ग्रेट मैन थ्योरी, कहीं ना कहीं उससे बहुत मेल जोल खाती है थ्योरी है। कौन सी? ग्रेट मैन थ्योरी। ग्रेट मैन थ्योरी के फाउंडर कौन है? थॉमस कार्ले। ध्यान रखना कौन है, थॉमस कार्ले। इन्होंने, इनका भी यही मानना था कि जो लीडर्स होते हैं ना, वो कुछ क्वालिटीज के साथ बोन होते हैं। अगर हम बात करेंगे ट्रेट का मतलब क्या है, ट्रेट का मतलब ही यही क्या है कि कुछ आपके ऐसी क्वालिटीज, ठीक है, वो क्वालिटीज क्या हो सकती हैं, आपके पर्सनली, आपके पर्सनालिटी होती है, आपकी इंटेलिजेंस हो सकती है। चलो तो देखो आगे यहाँ पे हमारे क्या होते हैं, कौन कौन सी क्वालिटीज अफेक्ट करती है, पर्सनैलिटी फैक्टर, इंटेलिजेंस और फिजिकल फैक्टर्स। पर्सनैलिटी आप लोगों की लीडर को बताएगी, आप लोगों की कोग्निटिविटी स्किल्स बताएंगे, और आप लोगों का फिजिकल अपीयरेंस भी क्या होगा, वहाँ पे अफेक्ट होगा। चलो आगे देखिए, बिहेवियरल थ्योरी होती है। आपकी बिहेवियरल थ्योरी क्या होती है, मतलब जो आपके बिहेवियर से आपकी लीडरशिप को इफेक्ट करे। फोकस ऑन द एक्शन ऑफ लीडर्स एंड होल्ड्स दैट अदर लीडर्स आर एबल टू इमीडिएट एक्शंस। मतलब जो भी लीडर होगा, जो भी वो एक्शन लेगा, उसका इफेक्ट क्या पड़ेगा, जो उसकी पूरी टीम है उस पर भी इफेक्ट पड़ेगा। अगर लीडर क्विक डिसीजन लेता है तो जो बाकी के लोग हैं वहाँ पे, उसके ऊपर भी क्या पड़ेगा, इसका पूरा का पूरा असर पड़ेगा, ठीक है। वो भी क्विक डिसीजंस ले सकते हैं, क्विक एक्शंस ले सकते हैं। उसके बाद एक है थ्योरी ऑफ सिचुएशन। व्हाट इज दिस थ्योरी ऑफ सिचुएशन? मतलब सिचुएशन के अकॉर्डिंग लीडरशिप में क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, क्या क्या ट्रेट्स होने चाहिए। तो देखो कि भाई अगर सपोज करो कोई सिचुएशन आ जाए, कोई कंपनी है, कोई कंपनी डूबने वाली है, तो वहाँ पे वो इंस्टेंट क्या करेगा, उसकी जो स्किल्स हैं, जो उसकी क्वालिटीज है, वो वहाँ पे उस सिचुएशन को बैलेंस करेंगी। तो एक तो प्रॉब्लम सॉल्विंग, जो उसके टीम मेंबर्स हैं उसको उस पर क्या होना चाहिए, ट्रस्ट होना चाहिए अपने लीडर के ऊपर, और एडेप्टेबिलिटी, वो जो सिचुएशन है उसको क्या करे, अडॉप्ट करे, उसको समझे, और उस वहाँ पे कोई ना कोई निष्कर्ष निकालने की कोशिश करें। ठीक है, समझ गए थ्योरी ऑफ सिचुएशन का। उसके बाद है ये डिस्ट्रीब्यूटिव थ्योरी। डिस्ट्रीब्यूटिव थ्योरी का मतलब क्या होता है, अभी ऊपर पढ़ा था डिस्ट्रीब्यूटिव लीडरशिप पढ़ा था, मतलब जो ये बेसिकली एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में होती है, जिसमें हम काम को क्या कर देते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। यहाँ पे क्या होते हैं, मतलब जैसे मैंने ऊपर प्रिंसिपल बताया था, प्रिंसिपल के नीचे कौन होते हैं, वाइस प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल के नीचे टीचर्स। तो यहाँ पे एक से ज़्यादा लीडर्स होते हैं जिनके पास अलग अलग काम होते हैं, ठीक है। दिस कॉन्टेक्ट इज डिस्पर्स मेकिंग फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू कलेक्टिव ग्रुप, ठीक है। वन इंडिविजुअल से एक पूरा ग्रुप बन जाता है। समझ गए आप लोग? शायद यहाँ तक आप सबको समझ में आ गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आ गया, देखो जो मेन था ना वो यहीं तक था। उसके बाद ये थोड़ा कॉन्सेप्ट से स्टार्ट हो गए। अगर आप लोगों को किसी में भी कोई क्वेरी हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हो। अब देखो, विजन बिल्डिंग, गोल सेटिंग एंड क्रिएटिंग अ स्कूल डेवलपमेंट, ठीक है, स्कूल डेवलपमेंट प्लानिंग। देखो अभी हमने यहाँ पे किसकी बात करी, विजन बिल्डिंग की बात करी। विजन बिल्डिंग का मतलब क्या है, विजन का सीधा सीधा मतलब है कि हमने दूर तक के लिए क्या सोचा हुआ है। अभी किसकी बात चल रही है, स्कूल की, तो मतलब स्कूल के प्लान्स, स्कूल की मोटोज, स्कूल की गोल्स क्या है, स्कूल ने क्या सोचा है दूर तक, ठीक है। तो यही यहाँ पे है क्या, विजन बिल्डिंग, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ बिल्डिंग ये नहीं है कि स्कूल की बिल्डिंग के बारे में, विजन बिल्डिंग का मतलब है प्रॉपर स्कूल ने क्या क्या गोल्स सेट करें, क्या क्या एम्स सेट करें, वो उसे कैसे कैसे इम्प्लीमेंट करेगा, एक प्रॉपर प्लान होता है, ठीक है। तो इसी के लिए आगे हमने किसकी बात करेंगे, स्कूल डेवलपमेंट प्लान की, ठीक है। किसकी बात करेंगे, स्कूल डेवलपमेंट प्लान की। ठीक है, स्कूल
यहाँ पे स्कूल डेवलपमेंट प्लान एसडीपी, एसडीपी की फुल फॉर्म क्या होगी, स्कूल डेवलपमेंट प्लान। ये क्या है, एक 3 ईयर का एजुकेशन डेवलपमेंट प्लान है जो क्या बताता है, मिशन और विजन बताता है स्कूल का, ठीक है। तो स्कूल डेवलपमेंट प्लानिंग क्या हो गया कि एसडीपी क्या है, एक स्कूल डेवलपमेंट प्लान है, कितने साल का है, 3 साल का है, जो ये बताता है कि स्कूल आने वाले 3 साल में क्या क्या करने वाला है, क्या क्या कर सकता है, कितना इम्प्रूव कर सकता है, उसने बच्चों की क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के लिए क्या क्या सोचा है, बच्चों के लिए क्या गोल्स सेट करे, स्कूल के लिए क्या गोल्स सेट करे हैं, और टीचर्स के लिए एक प्रॉपर तरीके से क्या होता है, प्लान तैयार होता है। कहते हैं ना, कोई भी चीज़ स्टार्ट करने से पहले एक प्रॉपर प्लानिंग की ज़रूरत होती है, ये भी कुछ उसी तरीके से, ठीक है। और ये एसडीपी, जो ये एसडीपी है, ये बनाता कौन है, एसएमसी। एसएमसी का मतलब क्या है, स्कूल मैनेजमेंट और कमेटी, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, ठीक है। आरटीई 2009 के अकॉर्डिंग एसएमसी क्या करता है, एसडीपी क्रिएट करता है, जो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी है वही क्या प्रिपेयर करती है, एसडीपी, स्कूल डेवलपमेंट प्लानिंग डिसाइड, अभी मैंने बताया, ठीक है। देखो, व्हाट इज द प्रोफाइल ऑफ स्कूल एंड कम्युनिटी, वो क्या क्या होता है उस प्लान के अंदर, ये बताया गया है कि जो स्कूल है, कम्युनिटी है, उसके बारे में बताया गया है कि स्कूल की प्रोफाइल, स्कूल में कितने बेंचेस हैं, स्कूल में कितनी रूम्स है, स्कूल में कितने रूम्स और बन सकते हैं, स्कूल में कितनी क्लासेज, जैसे स्मार्ट क्लास होंगी, उनका अगर ऐड ऑन होना है तो उसके बारे में लिखा होता है प्रॉपरली, स्कूल के बारे में, उसकी कम्युनिटी के बारे में क्या क्या ज़रूरत है, जैसे अभी मैंने बताया कि बच्चों के लिए वॉशरूम, ड्रिंकिंग वाटर, इनकी ज़रूरत है, प्रॉब्लम्स क्या इस टाइम प्रॉब्लम फेस कर रहा है, या इसको हम कैसे आगे सुधार कर सकते हैं, क्या क्या गोल्स सेट करे हुए हैं हमने कि बच्चों को, जैसे कई स्कूल्स में मेडिकल नहीं होता है तो मेडिकल लाने के लिए, मतलब इस तरीके से क्या क्या उन स्कूल के क्या है ऑब्जेक्टिव्स हैं, ठीक है। चलो, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ एसडीपी, क्या उसका प्रोसेस है, रिव्यू, स्कूल एनालिसिस, डिज़ाइन। देखो, प्रोसेस समझाने के लिए एक नीचे फिगर पे आ जाओ। देखो, प्लानिंग, मैंने क्या बताया, प्लानिंग सबसे ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी चीज़ की, क्या करने के लिए, स्टार्टिंग करने के लिए। प्लानिंग के अंदर क्या क्या आता है, क्या प्लान करेंगे कि एम्स क्या है एजुकेशन, मतलब प्लानिंग, अगर हम स्कूल डेवलपमेंट प्लान में क्या क्या होंगे, व्हाट इज द मेजर कंसर्न्स, व्हाट आर द टारगेट्स, व्हाट आर द टाइम स्केल, व्हाट आर द स्ट्रेटजीज, मतलब बच्चों का प्रॉब्लम, मतलब मेजर कंसर्न क्या है, हमें बच्चों की किस चीज़ के बारे में बात करनी है, अगर हमें स्कूल में कुछ ऐड ऑन करना है तो वो कुछ मेजर कंसर्न्स की हम प्लानिंग करेंगे, उस कुछ टारगेट डिसाइड करेंगे, मतलब इस टारगेट को हमें विद इन दिस टाइम लिमिट हमें क्या करना है, इसे पूरा करना है, और उस टारगेट को पूरा करने के लिए क्या करेंगे, कुछ स्ट्रैटेजीज को भी क्या करेंगे, बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, इसे इम्प्लीमेंट करेंगे, क्या करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे, इम्प्लीमेंटेशन। तो इम्प्लीमेंटेशन मतलब हमने कोई चीज़ बना दी, लागू कर दिया, अब उसे इम्प्लीमेंट कर देंगे, जैसे हमने पूरा प्रॉपर प्लान तैयार किया, अगर आप लोगों को आपने प्लान बनाया कि आज आपको पढ़ना है, आज मतलब अगले एक हफ्ते में हमें ये चीज़ें पढ़ लेनी है, तो आप एक हफ्ते तक वो चीज़ें क्या करोगे, पढ़ोगे, मतलब आपने वो जो अपना प्लान बनाया उसे इम्प्लीमेंट किया, तो इम्प्लीमेंटेशन भी यहाँ है। अब एक हफ्ते के बाद क्या करोगे, उसे चेक भी तो करोगे कि मतलब आपने जो प्लान किया था वो हुआ वर्क या नहीं हुआ, तो फिर लास्ट स्टेप पे क्या होगा, इवेल्युएशन होगा। जैसे स्कूल की बात करें तो क्या होती है, पूरा स्कूल ने स्टार्ट किया, बच्चों को पढ़ाया, उसके बाद एक रिपोर्ट कार्ड बनता है, जैसे एफएज होते हैं, रिपोर्ट कार्ड बनता है, तो इस तरीके से। और अगर कुछ गड़बड़ होती है तो दोबारा से क्या होते हैं, रिवाइज करते हैं पूरे होल ईयर के, जैसे एक एफए है, एफए में बच्चे के मार्क्स कम आए हैं, तो फिर क्या होगा, फिर से दोबारा से अच्छा ऐसे ऐसे हम सुधार कर सकते हैं, तो दोबारा से क्या हुई, प्लानिंग हुई। तो यही होती है किसकी, यही है प्रोसेस किसका, स्कूल डेवलपमेंट प्रोग्राम का, ठीक है। पहले सबसे पहले क्या करते हैं, स्कूल का एनालिसिस करते हैं, रिव्यू करते हैं कि क्या क्या कर सकते हैं, फिर उसके बाद डिज़ाइन, मतलब क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं, फिर उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, मॉनिटर करते हैं साथ साथ, और लास्ट में इवेल्युएट करते हैं कि जो हमने किया वो हुआ या नहीं हुआ, या कुछ कमी रह गई, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके अंदर क्या क्या स्टेप है, देखो 6 स्टेप्स हैं, 6 स्टेप्स में जो बातें मैंने बताई हैं ना वही है। कमेटीज़ एंड टीम्स बनती हैं जो इंट्रोस्पेक्ट करती है। सबसे पहले क्या होगा, टीम बनेगी, टीम क्या करेगी, बेस लाइन इन्फॉर्मेशन बेसिकली इंट्रोस्पेक्ट करेगी, फिर विजन बिल्डिंग, मतलब कि क्या क्या करना है, पूरा इंट्रोस्पेक्शन होगा, तैयार करेगी, प्रायोरिटीज़ को सेट करेगी कि अच्छा ठीक है, पहले नंबर पे ये करना है, हम बच्चों के लिए पीने का पानी ज़रूरी है, तो ये प्रायोरिटी इसको फर्स्ट नंबर पे रखेंगे, ये तो करना ही करना है। उसके बाद गोल्स और टारगेट डिसाइड करेगी, और उसके बाद
मॉनिटरिंग करेगी और इवैल्यूएशन करेगी, मतलब गोल्स प्रायोरिटीज़ रखी, जो टारगेट है इतने टाइम पीरियड पे लिमिट कर वो करने हैं, मतलब पूरे करने इतने टाइम लिमिट में, और उसके बाद क्या करते हैं लास्ट में इवैल्यूएशन करेगी, मॉनिटरिंग करेंगी कि अच्छा जितना किया था उतना हो गया, अच्छा नहीं हुआ तो चलो दोबारा से प्लान बनाते हैं, दोबारा से करते हैं। दिस इज़ द प्रॉपर स्कूल डेवलपमेंट प्लान। ये प्रोसेस भी बता दी और स्टेप्स भी बता दिए। आई थिंक आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। एंड इफ़ यू लाइक दिस प्लीज़ शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। चलो आगे बढ़ते हैं स्कूल कम्युनिटी पार्टनरशिप पे। ये क्या है स्कूल कम्युनिटी पार्टनरशिप? बहुत बेसिक बेसिक सी चीज़ें हैं, ध्यान लगा के सुन लो, मोर देन इनफ है ये। चलो आगे देखो। स्कूल कम्युनिटी पार्टनरशिप मतलब स्कूल और कम्युनिटी की, कम्युनिटी मतलब क्या होगा, जैसे स्कूल्स हैं, स्कूल्स में आपके बच्चे पढ़ रहे हैं तो पेरेंट्स क्या हो गए, वहाँ पे कम्युनिटी हो गई। अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि कम्युनिटी की इंपॉर्टेंस क्या है, व्हाट आर द इम्पोर्टेंस, तो अगर कम्युनिटी इन्वॉल्व होगी तो क्या होंगे, स्कूल्स अच्छे बन पाएंगे। मतलब स्कूल्स, कम्युनिटी बता सकती है ना कि क्या क्या ज़रूरत है, रिसोर्सेज अच्छे से फुलफिल हो पाएंगे, रिलेशनशिप अच्छा खासा कम्युनिटी के साथ बिल्डअप होगा, और बेटर कम्युनिटी, एक अच्छी खासा कम्युनिटी मतलब एक एनवायरनमेंट बहुत अच्छा क्रिएट होगा अगर स्कूल और कम्युनिटी आपस में मिलके काम करेंगे, तो उनकी पार्टनरशिप होगी। तो ये बेसिक क्वेश्चन है, इसके अलावा और भी पॉइंट्स हो सकते हैं और वो पॉइंट्स वहाँ पे एलिमिनेट करने आप लोगों को आने चाहिए। चलो देखो, एजेंसीज ऑफ स्कूल कम्युनिटी, क्या क्या एजेंसीज हैं, जैसे पीटीए मतलब पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन, पेरेंट टीचर मीटिंग होती है ना, पेरेंट्स और टीचर्स आपस में क्या करते हैं, मिलके बातचीत करते हैं, बच्चों के प्रोज एंड कॉन्स के बारे में बात करते हैं, बच्चों की किस चीज़ की ज़रूरत है, कहाँ पे हम उन पे काम कर सकते हैं। एल्यूमिनीज होती हैं, आप लोगों को पता है, जहाँ पे सारे पुराने स्टूडेंट्स इकट्ठे होते हैं। तो ये भी क्या हो गया, एक तरीके से स्कूल, ये भी तो बिल्डअप हो रही है। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, गवर्नर्स की सारी प्रॉपर मीटिंग होती है, वहाँ पे वो डिसाइड करते हैं कि अच्छा बच्चों के करिकुलम में चेंज लाना है, कैसे कैसे लाना है, क्या क्या करना है, हो जाएगा। उसके बाद है वॉलंटरी कंसर्न एजेंसीज। वॉलंटरी कंसर्न एजेंसीज का मतलब क्या है, वही कि जितने भी वॉलंटरी का मतलब है जो मदद करते हैं, वो सब क्या होती है, एजेंसीज इकट्ठी होती है, मीटिंग करती हैं, क्या क्या हम लोगों को फेरबदल करना है। जैसे अभी NEP 2020 बनी है, तो ये भी क्या हुआ, सारी मीटिंग हुई, प्रॉपर देखा गया और बात करी गई। तो ये भी क्या एक तरीके की पार्टनरशिप ही तो है कम्युनिटी के साथ में, समझ गए। चलो, इसमें क्या होते होंगे, स्कूल के टीचर्स भी पार्टिसिपेट करते होंगे, बाहर की कम्युनिटीज़ भी बात करती होंगी, जो मतलब जो जिनके पेरेंट्स वगैरह हैं, तभी तो ये सब बातें पता चलती है कि अच्छा ये करना है वो करना है, समझ गए। यहाँ पे ये साइकिल मैंने आप लोगों को समझा दी। यहाँ पे एनुअल, फिर नेक्स्ट एक आप लोगों का जो थर्ड टॉपिक है, जिसके अंदर आप लोगों के देखो एनुअल कैलेंडर के बारे में डिस्कस किया हुआ है, टाइम टेबल कैसा होना चाहिए, पेरेंट टीचर फॉर्म कैसा होना चाहिए, टीचर फॉर्म कैसा होना चाहिए, तो इनके बारे में बात करेंगे। देखो ये थोड़ा सा ब्लर है यहाँ पे, मैं आप लोगों को समझा देती हूँ। सो एनुअल कैलेंडर मतलब आप लोगों ने देखा होगा ना, बच्चों के स्कूल की डायरी के पीछे प्रॉपर एक कैलेंडर दिया होता है, जिसमें क्या क्या लिखा होता है और क्या क्या लिखा होना चाहिए। उसमें लिखा होना चाहिए कि पीरियोडिक असेसमेंट कब होंगे, मतलब यूटीज कब होंगे, समेटिव असेसमेंट ऐसे कब होंगे, मतलब सेमेस्टर एग्जाम्स कब होंगे, बच्चों की हॉलीडेज कब कब होंगी, ठीक है। कोकुलर एक्टिविटीज़ के बारे में पता होना चाहिए। को करिकुलर एक्टिविटीज़ का मतलब क्या हो जाएगा आपकी, जैसे स्पोर्ट्स मीट कब होगी, कोई फंक्शन होगा तो वो कब होगा, या फिर कोई कुछ भी है तो वो कब होगा। शेड्यूल्स के बारे में लिखा होना चाहिए। इंपॉर्टेंट डे जैसे आज मदर्स डे है, आज फादर्स डे है, आज क्रिसमस डे है, आज ये है, आज वो है, तो ये भी इंपॉर्टेंट डेज वो जो कैलेंडर है उसके अंदर क्या होना चाहिए, लिखा होना चाहिए, ठीक है। अब चलते हैं अगला, टाइम टेबल। टाइम टेबल तो आप लोगों को पता है कि बच्चों को देना चाहिए कि उस टाइम टेबल में पीरियोडिक वो भी मतलब गेम्स पीरियड भी होना चाहिए, म्यूज़िक भी होना चाहिए। ये क्या है, ये सब वोकेशनल क्लासेस का हिस्सा है, ठीक है। स्कूल असेंबली, स्कूल असेंबली कैसी होनी चाहिए, वहाँ पे बच्चों को स्पीच दिलवानी चाहिए, बच्चों को पोएम सुनवानी चाहिए, स्टोरीज करवानी चाहिए, जैसे न्यूज़ रीडिंग होती है सुबह सुबह। बच्चों को वहाँ पे लीड करने के लिए देना चाहिए, तो क्या होगा, वहाँ पे उनकी लीडरशिप क्वालिटी बिल्डअप होगी, बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, बच्चों की स्पीकिंग स्किल्स अच्छी होंगी, बच्चे हेसिटेट नहीं करेंगे। तो ये सब है। इसके ऊपर देखो बनने को ना पूरी एक घंटे का अलग से वीडियो बन सकता है सिर्फ इन टॉपिक्स पे, लेकिन ये सब आप लोगों को सिर्फ आराम से कर सकते हो, इसलिए मैंने ये नहीं करवाया है, ठीक है।
आगे देखो टीचर डेवलपमेंट फॉर्म। टीचर डेवलपमेंट फॉर्म के बारे में, टीचर के बारे में यहाँ पे बेसिकली बात की हुई है कि टीचर का डेवलपमेंट कैसे हो सकता है। टीचर एजुकेशन प्रोग्राम्स को जो जितने भी हमारे टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स चलते हैं उनको टाइम टू टाइम क्या करना चाहिए, मॉनिटर करना चाहिए। कॉन्टीन्यूस डेवलपमेंट प्रोग्राम शुड बी कंडक्टेड। जो डेवलपमेंट प्रोग्राम्स होते हैं उनको चलाना चाहिए ताकि अगर कोई और सुधार की आवश्यकता हो तो उसमें हम और भी कर सकें। डिमांड एंड सप्लाई शुड बी असेस, किस किस चीज़ों की ज़रूरत है इसको हमें असेस, हमें चेक करते रहना चाहिए। और जो करिकुलम है वो अपडेट रहना चाहिए। आप लोगों को पता है ना, अगर करिकुलम अपडेट नहीं होगा, पीछे का ही रहेगा, तो फिर हम आगे कैसे बढ़ेंगे। सब बेसिक है, ये बार बार बोल रही हूँ, अगर मैं नहीं भी पढ़ाऊँगी ना तो भी आप लोग कर लोगे। पेरेंट टीचर फॉर्म में आप लोगों को क्या है कि इसके पेरेंट टीचर बेसिकली क्यों करा जाता है, जो अभी आपको मैंने बताया पीटीएम क्यों होती है। पीटीएम ताकि बच्चे पेरेंट्स भी तो ये देख सके ना कि हमारे बच्चों को इक्वालिटी ऑफ एजुकेशन मिल रही है या नहीं मिल रही है, या क्लास में डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, एससीज अलग बैठ रहे हैं, या फिर और भी XYZ कुछ भी हो रहा है। ठीक है, तो ये जो पेरेंट टीचर फॉर्म है इसका मेन मोटो, मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि हर बच्चे को इक्वालिटी ऑफ एजुकेशन क्या कर सके, मिल सके। फैसिलिटेट करता है इंटरेक्शन बिटवीन कम्युनिटी एंड टीचर्स। मतलब अगर टीचर्स के बीच में और पेरेंट्स के बीच में, कम्युनिटी के बीच में इंटरेक्शंस बिल्डअप होंगी तो हमारा करिकुलम भी तो क्या होगा, अच्छा होगा। अचीवमेंट डाटा, एक ये और देख लो, अचीवमेंट डाटा तैयार किया जाता है ना, जिसे हम बेसिकली क्या बोलते हैं, रिपोर्ट कार्ड, कि बच्चे ने क्या क्या अचीव किया एट द लास्ट। जब आप एक क्लास से दूसरी क्लास में जाते हो तो यहाँ पे आपको इस तरीके से कुछ रिपोर्ट कार्ड मिलती है। तो वो बेसिकली रिपोर्ट कार्ड क्या बताती है, वो रिपोर्ट कार्ड बताती है आपके स्टैंडर्ड जो आपने, जैसे आपके एफएज हुए थे उसके बारे में बताती है। जो आपके क्लासरूम बेस्ड असेसमेंट्स हैं, जैसे आपने क्लास में कोई एक्टिविटीज़ करी उसके बारे में बताती है। पोर्टफोलियोज तैयार किए जाते हैं, क्लास की ग्रेड्स तैयार किए जाते हैं। तो बेसिकली ये वही है अचीवमेंट डाटा का मतलब है कि पूरा आपने क्या क्या किया उसका एक डाटा तैयार करना, दैट इज अचीवमेंट डाटा। सो फ्रॉम माई साइड इस चैप्टर में जितना इंपॉर्टेंट था मैंने आप लोगों को करवा दिया। एंड स्टिल यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन दी कमेंट सेक्शन, एंड इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ शेयर इट विद योर फैमिलीज एंड फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब इट। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में यूनिट 3 के साथ। देखो जो आपका यूनिट 4 है स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड लीडरशिप, मेरे तरफ से इसमें इतनी ही इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो मैंने आप लोग, जैसे आप लोग लीडरशिप की स्टाइल्स याद कर लेना, थ्योरीज याद कर लेना, और 2-3 चीज़ें और थी जो इंपॉर्टेंट थी वो आप लोग देख लेना। अगर आप लोगों को फिर भी कोई डाउट हो तो आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। रिव्यूज़ देना, अगर अच्छा लगा तो अच्छा बताना, बुरा लगा तो बुरा बताना, और सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में यूनिट 3 के साथ। गुड डे एंड हैव अ नाइस डे।